हेलो एवरीबॉडी, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 30। आज का पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक सिद्धांत में सेटरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। यानी सेटरिस पैरिबस का मतलब पूछा गया है तो मांग और पूर्ति का समान होना, अन्य बातों का स्थिर रहना, या पूर्व रोजगार दशा पाई जाना, या लागत और आगम स्थिर रहना। तो देखिए, जो सेटरिस पैरिबस है वो एक लैटिन वाक्य है और जिसका मतलब होता है अन्य बातों का स्थिर रहना या अन्य बातें समान रहना। जितने भी आर्थिक सिद्धांत आपने अर्थशास्त्र में पढ़े हैं उन सभी के ऊपर एक बात आपने पढ़ी होगी, अन्य बातें समान रहने पर। वही मतलब है सेटरिस पैरिबस का, जो ये लैटिन वाक्य है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होगी शून्य, अधिकतम, धनात्मक या ऋणात्मक। तो देखिए, जो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर है उस पर सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। ऑप्शन ए सही है। पूर्ण तृप्ति का मतलब होता है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, लेकिन आज ये क्वेश्चन इसलिए शामिल किया है कि पूर्ण तृप्ति एक नया वर्ड है। अगर पूर्ण तृप्ति आए तो उसका मतलब होता है जो कुल यूटिलिटी है, जो टोटल यूटिलिटी है, उसका मैक्सिमम पॉइंट पर होना। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके अगला क्वेश्चन है कि गोसेन का प्रथम नियम नाम से क्या प्रचलित है। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो गोसेन का प्रथम नियम है कहलाता है, और गोसेन का द्वितीय नियम जो कहलाता है वो है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, उपभोग की क्रिया बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने सबसे पहले किया था। अतः इस सिद्धांत को जेवेंस ने गोसेन का प्रथम नियम कहा। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इसका समर्थन किया और इसे विकसित किया। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसकी अवधारणा है? तो प्रोफेसर मार्शल। लेकिन जो गोसेन का प्रथम नियम आए तो वो भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्लासिकी लेखक जलहीला विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वो भेद नहीं कर सकते थे। क्यों, किस चीज़ में वो भेद नहीं कर पाए? तो देखिए, वो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच भेद नहीं कर पाए थे। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो जलहीला विरोधाभास है वो क्लासिकल राइटर्स से रिलेटेड है। उसमें एडम स्मिथ का नाम प्रथम है, लेकिन फिर भी वो इसको बता नहीं पाए। उन्होंने इसका मतलब तो बताया, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये वो नहीं बता पाए। इसका मेन रीज़न था कि वो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में अंतर नहीं बिठा पाए, सामंजस्य नहीं बिठा पाए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है? तो देखिए, प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल जो है वह है प्रकट अधिमान सिद्धांत। इनके अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अधिमान होता है और तभी वह उसे क्रय करता है। तो मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है प्रकट अधिमान सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है कि उपभोक्ता के अधिमान वक्र का ढाल जो है वो वस्तुओं की कीमत जो है उसका अनुपात ढाल को दर्शाता है, या वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाता है, साधन प्रतिस्थापन को दर्शाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उपभोक्ता अधिमान वक्र का जो ढाल है वो वस्तुओं की सीमांत दर MRS जो है उसको दर्शाता है, और ये हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि प्रत्येक उपभोग के बाद अतिरिक्त इकाई का घटता हुआ फलन प्रदान करती है, तथा जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। ठीक है, तो जो अधिमान वक्र का ढाल है वो वस्तुओं के प्रतिस्थापन सीमांत दर को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। देखिए, ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। अधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व को कहते हैं। यहाँ पर y वस्तु और यहाँ पर x वस्तु आप दर्शा रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पर उपभोक्ता संतुलन में है और इस पॉइंट पर भी संतुलन में है, इसे आप ए लिख दीजिए, इसे आप बी लिख दीजिए। तो जब ए पर था तो y की
जो मात्रा इतनी यहाँ से यहाँ तक वो ले रहा था, OY1 सब कह लीजिए आप इसे, और x की OB1 ले रहा था, लेकिन जैसे ही वो B बिंदु पर आता है तो y की मात्रा घट जाती है और x की बढ़ जाती है। यही वस्तुओं की प्रतिस्थापन की सीमांत दर है और यही अधिमान वक्र का ढाल दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता वो है जहां कीमत उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होगा जहां कीमत और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करेगी। उदासीनता वक्र के ऊपर है, उदासीनता वक्र नीचे है, या उदासीनता वक्र को काटेगी। तो देखिए जो क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में जो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है, उपभोक्ता का यहाँ पर संतुलन बिंदु आएगा, संतुलन बिंदु है वो वहाँ होगा जहाँ बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो एक लाइन आपकी आती है, ये होती है बजट रेखा, और उदासीनता वक्र जहाँ पर इसको स्पर्श करेगा, जिस बिंदु पर भी ये टेंजेंट होगा, वही आपका जो है संतुलन बिंदु होगा। तो इसलिए उदासीनता वक्र जहाँ बजट रेखा को स्पर्श करे वो उपभोक्ता का संतुलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए द्वितीय क्रम की शर्त है। उपभोक्ता का एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र, उपभोक्ता के पास एक निश्चित धनराशि या एक दी हुई बजट रेखा पर उदासीनता वक्र का स्पर्श होना, और ये चरम स्पर्शिता, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हो जाता है, ऐड हो गया है। चरम स्पर्शिता के बिंदु पर उदासीनता वक्र का मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना। द्वितीय शर्त पूछी है तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी यहाँ से ये ऑप्शन नंबर डी है। जो सेकंड शर्त है, सेकंड ऑर्डर की शर्त है, वो ये है कि जिस बिंदु पर स्पर्श हो मतलब उदासीनता वक्र बजट लाइन से, वो बिंदु मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। देखिए जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये बनता है, ये आ गई बजट रेखा और ये हो गया इस पर IC कर्व, ठीक है। पहली शर्त क्या है कि इन दोनों को टच करे, इस बिंदु पर टच हो जाएगा, तो पहली शर्त पूरी हो गई। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि जिस बिंदु पर ये टच करे उस बिंदु पर जो IC कर्व है वो ये होता है मूल बिंदु, इसके प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, है ना। ये होता है कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव ये होता है। टच तो किसी और कंडीशन में भी कर सकता है, टेंजेंट किसी भी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन जो शर्त है वो ये है कि बजट रेखा को, द्वितीय क्रम की शर्त बता रही हूँ कि जो है IC कर्व जो है वो स्पर्श करे और वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो, वो वाला पॉइंट जिस पर ये स्पर्श कर रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है, यदि दो पण पूर्ण स्थानापन्न हो तो अधिमान वक्र की आकृति क्या होगी। दो पण का मतलब दो वस्तुएं, जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो जो उदासीनता वक्र की आकृति होती है वो सीधी रेखा की होती है और नकारात्मक ढाल वाली होती है, यानी जो उदासीनता वक्र होगा वो ये होगा, ठीक है। ये किस स्थिति में है, जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में उदासीनता वक्र या अधिमान वक्र जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में होगा और नकारात्मक ढाल वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है कि पिरकट वरीयता सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। तो जो पिरकट वरीयता सिद्धांत है वो प्रोफेसर P.A. सैमुअल्सन द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए जो पिरकट वरीयता अधिमान सिद्धांत है वो प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन ने विकसित किया, और ये सिद्धांत बाजार में उपभोक्ता के अवलोकित व्यवहार के आधार पर दो वस्तुओं के एक संयोग के लिए उपभोक्ता के अधिमान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद अगला है कि उदासीनता वक्र की व्युत्पत्ति का पिरकट वरीयता उपागम क्या होगा। अवलोकित व्यक्ति की पसंदों की समयोपरि स्थिरता की परिकल्पना करना, कल्पना करता है कि समस्त व्यक्तियों की पसंद एक समान होती है, एकल व्यक्ति के बाजार व्यवहार के पुनरावृत्त अवलोकनों पर आश्रित है, या ए और सी दोनों। देखिए जो व्युत्पत्ति का प्रकट वरीयता उपागम है वो ए और सी दोनों पर निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए जो रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच थी उसका प्रतिपादन 1948 में किया गया, ठीक है। और सैमुअल्सन ने ये प्रतिपादन किया कि उपभोक्ता के व्यवहार का चुनाव के सिद्धांत के संबंध में सभी विश्लेषण उन क्रियाओं के पर्यवेक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसे कोई उपभोक्ता विभिन्न मूल्यों पर वास्तव में खरीदता है।
और उनके अनुसार बाजार में उपभोक्ता अपने वास्तविक व्यवहार के आधार पर जो है अपने प्रतिमान व्यक्त करता है। वे संस्थिति या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से किसे क्रय करेगा, ये इस संबंध में तय होगा। जो इसकी मान्यताएं हैं, नंबर 1 तो विवेकपूर्ण व्यवहार उपभोक्ता का होना चाहिए। प्रकट अधिमान सिद्धांत की मान्यताएं हैं। दूसरा है व्यक्ति अधिमान की अवधारणा। तीसरा है उपभोक्ता की रुचि दी हुई है, सबल क्रमबद्धता पर आधारित है और स्थिर व्यवहार की अवधारणा है। और एक है सकर्मकता। सकर्मकता का मतलब है ए को जो अधिमान दे रहा है वो ज़्यादा होगा बी से, और जो बी को अधिमान दे रहा है वो ज़्यादा होगा सी से। ठीक है, और ये है सकर्मकता, समझ गए। और जो आपकी दूसरा इसका एक मान्यता है सबल क्रमबद्धता। उसका मतलब है कि सेट में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उनका एक निश्चित स्थान है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। दोनों ए और सी के आधार पर व्युत्पत्ति का प्रकट वरीयता उपागम निर्धारित होगा। इसके बाद अगला है कि पूरक वस्तुओं का अधिमान वक्र का आकार इनमें से किस प्रकार का होगा। नीचे मतलब सीधी रेखा के रूप में, नीचे की ओर ढालू, समकोण या ऋणात्मक ढालू वक्र। तो देखिए जो पूरक वस्तुओं का संबंध है वो समकोण वाला होगा, क्योंकि जो पूरक वस्तुएं हैं उनके संबंध में एल आकार का वक्र होता है। या तो एल आकार कह लीजिए, एल आकार न हो ऑप्शन में तो फिर समकोण। ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। जुआरियों के तटस्थता वक्र का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं। जो जुआरी होते हैं वो तटस्थता वक्र का उपयोग करते हैं लाभ को मापने के लिए। और जो एक नॉर्मल जो होता है व्यक्ति, वो तटस्थता वक्र का उपयोग जो किया जाता है उसके संबंध में उसके जो चुनाव हैं उनको दर्शाने के लिए किया जाता है। और चुनाव भी ऐसे जिनके बीच में वो तटस्थ हो, एक चुनाव पर दूसरा चुनाव भारी ना हो, दोनों समान उपयोगिता देते हों। लेकिन जुआरियों के संबंध में लाभ को नापता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि प्रत्येक वक्र एक दूसरे के समांतर होता है, प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर का द्योतक है, प्रत्येक वक्र भिन्न भिन्न व्यक्तियों से संबंधित होता है, या ये एक मान्यता है। तो देखिए जो उदासीनता वक्र है वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसका मेन रीज़न है कि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के अलग स्तर को दिखाता है। जो उदासीनता वक्र आप ड्रॉ करेंगे, एक उदासीनता वक्र यह आ गया और दूसरा यह आ गया, क्योंकि एक उदासीनता वक्र पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब समान संतुष्टि को दिखाएंगे। ठीक है, अगर ये इसको काट ले, ऐसे बना दो एक वक्र, तो ये बिंदु जो है वो इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, जो इसकी मान्यता के विपरीत है। ऊंचा जो उदासीनता वक्र है वो ज़्यादा संतुष्टि को दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग होगा। जो नीचा है वो कम संतुष्टि को दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम वस्तुओं का उपभोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर को दिखाता है या उसका द्योतक है, इसलिए उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसके बाद अगला है, अधिमान वक्र मूल बिंदु से उत्तल होता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण है एक वस्तु की मात्रा के घटने पर दूसरी वस्तु की मात्रा का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जब अधिमान वक्र आप बनाएंगे, ये बना दिया, ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर है। अगर आप y वस्तु की इधर y दिखा रहे हैं और इधर x, ठीक है, OY मात्रा y वस्तु की ले रहे हैं तो x की इतनी ही लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप y वस्तु की मात्रा को घटाएंगे x की मात्रा बढ़ जाएगी। एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाओगे तो दूसरे की घटेगी। इसी वजह से जो अधिमान वक्र का मूल बिंदु की ओर उत्तल होना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है, आय प्रभाव सामान्यता होता है ऋणात्मक, घनात्मक, शून्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आय प्रभाव है वो सामान्यता घनात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं के लिए ये सदैव ही घनात्मक रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उदासीनता वक्र नई बोतल में पुरानी शराब है, ये वक्तव्य किसका है। तो देखिए तटस्थता वक्र के बारे में यह आलोचना की जाती है कि ये कोई आधारभूत नवीनता है ही नहीं, पुराने विचारों को ही नए शब्दों में प्रयुक्त कर दिया गया है।
पुरानी शराब नई बोतल में भरती गई है, जैसे उपयोगिता के स्थान पर अधिमान क्रम, सीमांत उपयोगिता के स्थान पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर शब्दों का प्रयोग कर लिया गया है। और ये कहा है रॉबर्टसन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एक अधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है। देखिए, अधिमान वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक। नॉर्मली ये होता है ढाल। जो घनात्मक, ये जितने भी ढाल हैं इस शेप में, बाएं से दाएं गिरते हुए सब ऋणात्मक हैं, और जो दाएं से बाएं उठते हुए ये सारे धनात्मक होते हैं। तो अधिमान वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक। इसके बाद यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हैं तो उदासीनता वक्र कैसा होगा, ये आपसे पूछा गया है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात हो रही है कि ये एल आकार का होगा, एस आकार का होगा, जेड का होगा, या दो अक्षों के मध्य 45 डिग्री पर सीधी रेखा होगी। तो देखिए, ये दो अक्षों के मध्य 45 डिग्री पर सीधी रेखा ही होती है। ऑप्शन नंबर डी आपकी राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि उपभोक्ता अधिशेष के बीच अंतर होता है। वे मूल्य जो उपभोक्ता चुकाना चाहता है और जो वास्तव में चुकाता है, आय और व्यय का, कुल राजस्व व कुल लागत का, मांग और आपूर्ति का। तो देखिए, जो उपभोक्ता अतिरेक या अधिशेष है और जो उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए चुकाता है, वो वास्तव में उन दोनों के बीच का अंतर होता है। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा मूलतः ड्यूपिट ने दी, लेकिन 1920 में मार्शल ने इसका परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखिए, ये ऐसे डायग्राम बनेगा। यह है उपभोक्ता की बजट रेखा। इतना वो चुकाना चाहता है या इतना वो चुकाने का इच्छुक है। अब ई बिंदु पर वो संतुलन में आ जाता है। ठीक है, इतनी प्राइस उसने चुका दी, इधर प्राइस दिखाया जा रहा है। सोच के कितना गया था, इतना। ठीक है, और वस्तु है नीचे। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये उसे बच गया मौद्रिक रूप में। यही उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। तो वे मूल्य जो उपभोक्ता चुकाना चाहता है और वो मूल्य जिसे वो वास्तव में चुकाता है, उन दोनों का अंतर उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। इसके बाद अगला है, हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की। तो देखिए, इसमें दो तरह के ऑप्शन। अगर ड्यूपिट है ऑप्शन में तो आप ड्यूपिट को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, अगर ड्यूपिट दे रखा है। ठीक है, और अगर ड्यूपिट ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप मार्शल को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ड्यूपिट थे उन्होंने अतिरेक की मूलतः अवधारणा तो प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन 1920 में मार्शल ने इसका परिष्कृत रूप जो है प्रदर्शित किया और इसको मौद्रिक रूप में कैसे नापा जाता है ये भी दर्शाया। ठीक है, तो अगर ड्यूपिट नहीं है तो मार्शल ही आंसर है, और ड्यूपिट है तो आंसर ड्यूपिट है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए कि किसी बाजार को आर्थिक दृष्टि से दक्ष कहा जा सकता है यदि वो अधिकतम करता है उपभोक्ता अधिशेष, उत्पादक अधिशेष को, उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष के समुच्चय को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो, जानकारी इससे कुछ प्राप्त होती हो, इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।